नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। हम एक मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। उस चर्चा के पहले हम आपसे कुछ चंद शेर के वाक्य बोलेंगे और उसके बाद इमरान खान के उन अल्फाजों को सुनवाएंगे और उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शेर कुछ इस तरह से है, खुदी को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। इमरान खान के लिए ये शेर के कुछ शब्द। और इमरान खान ने राष्ट्र के संबोधन में भारत के संदर्भ में कुछ कहा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सबसे पहले वो सुनिए। हमें ये फैसला करना है कि हमें किस तरह का पाकिस्तान चाहिए। मैं आपको आज मुझे अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए, हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूँ। मेरी दोस्तियाँ भी थी, क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात नहीं हैं। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहाँ इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहाँ ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई है, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। तो इमरान खान का भी यही प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूं कि किसी से हमारी लड़ाई नहीं है, ना मैं किसी का एंटी हूं ना किसी मुल्क का एंटी हूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो मेरे लोगों के फायदे के लिए पहली चीज वो है, मेरे 22 करोड़ लोगों के लिए, उसके बाद मैं दुनिया की बाकी चीजें मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं अपने लोगों को कुर्बान नहीं कर सकता। तो सुना आपने, मजबूरी में, मुश्किल में इमरान खान भारत के तारीफ में किस तरीके से कसीदे गढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अल्फाज इस बात की तस्दीक है कि पाकिस्तान का हर हुक्मरान और 22 करोड़ की आवाम ये जानती है, ये समझती है कि भारत मुश्किलों के दौर से कई पड़ावों को पार करते हुए आज कहाँ पहुँचा है। ऐसा नहीं कि भारत में गुर्बत नहीं, ऐसा नहीं कि भारत में गरीबी नहीं, ऐसा नहीं कि भारत के पास मजबूरी के कुछ भंडार नहीं। ये सब कुछ भी है, लेकिन भारत के लोग खुददार हैं, खुददारी को पसंद करते हैं। और इसलिए जब आवाम की बात होती है तो 130 करोड़ भारतीय एक साथ खड़े हो जाते हैं। शायद भारत की यही ताकत है जिसकी शान में इमरान खान के ये चंद अल्फाज बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। इतना तय है कि अपनी कुर्सी जाने के पहले आधिकारिक रूप से 3 बार और 4 बार, और अगर उनके जलसे को मिला लिया जाए जिसमें इस्लामाबाद में 10 लाख भीड़ के सामने इमरान खान ने भारत की तारीफ की। और तारीफ करते हुए, हालांकि इमरान खान का नजरिया और एक प्रधानमंत्री के रूप में उनकी मजबूरी जो वहां के सेना और आईएसआई तय करती है, उसके तहत भारत के खिलाफ जहर उगलने में इमरान खान कभी पीछे नहीं रहे, क्योंकि वह व्यक्ति, वह हुक्मरान पाकिस्तान की राजनीति में सबसे आगे जाता है जो भारत के खिलाफ जहर उगले। और इस जहर उगलने की प्रक्रिया में जब भारत के साथ संवाद कायम करके संबंधों को सामान्य करना था, तब कश्मीर का बेसुरा राग अलापते अलापते इमरान खान इस्लामाबाद से लेकर के वॉशिंगटन और पूरी दुनिया में दौड़ते रहे, सिर्फ 35A और 370 की समाप्ति को लेकर और कश्मीरियों के साथ उनके हिसाब से जो जुल्म ढाए जा रहे हैं उसके बारे में बात करने के लिए। इमरान मुश्किल में है, उनकी गद्दी जानी तय है, उनका सत्ता में रहना अब असंभव है। हालांकि उस असंभव को भी संभव करने की कोशिश में वो जो जद्दोजहद कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके खिलाफ अब मुकदमा भी चलाया जाए। लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि इमरान खान को हर एक राष्ट्र संबोधन में भारत की तारीफ करनी क्यों पड़ रही है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत की तारीफ करना
वहां का एक जाता हुआ, सत्ता से हटता हुआ प्रधानमंत्री जरूरत समझ रहा है। शायद इस बात को समझना अब जरूरी हो गया है। ऐसा नहीं कि इमरान खान जो कसीदे तारीफ में गढ़ रहे हैं उससे भारत में हम सबको, हुक्मरानों को, रणनीतिकारों को किसी गलतफहमी में आना हो जाए। ऐसा नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि राष्ट्र की नीति और आधिकारिक रूप से प्रशासनिक रणनीतियां और विदेश नीति के अपने आयाम होते हैं, अपने मानक होते हैं। उसके आधार पर रणनीतियां तय की जाती हैं। ये वही इमरान खान है जो भारत की तारीफ करते करते दो बातों का जिक्र करना नहीं भूलते, और एक वो है जिसमें कश्मीर का बेसुरा राग और दूसरा आरएसएस की आइडियोलॉजी, अर्थात आरएसएस के जो सिद्धांत हैं, जो उनकी सोच है। और इमरान खान के मुताबिक जिस आधार पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आधिकारिक रूप से कई बार इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद के बाहर पत्रकारों के सामने या किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बयान देते हुए या संभाषण करते हुए कहते रहे हैं, बोलते रहे हैं, अपनी भड़ास निकालते रहे हैं। लेकिन दिल की बात जुबान पर तब आती है जब आदमी मुश्किलों में होता है, उस मुश्किल में जहां से वो निकल नहीं सकता। भारत की खुददारी इमरान को क्यों पसंद आई, भारत की विदेश नीति इमरान को क्यों पसंद आई, ये सवाल हमारे आपके जहन में उठना चाहिए। और इसके बड़े मायने हैं। शायद यही भारत और पाकिस्तान या साउथ एशिया में, विशेषकर दक्षिण एशिया में, जब ये बात की जाती है कि भारत के महत्व को कभी भी दरकिरार नहीं कर सकता कोई भी दुनिया की ताकत, तो उसके मायने साफ हैं कि भारत का दुश्मन भी ये स्वीकार करता है कि भारत एक ताकतवर देश बन चुका है। जी हां, जब भारत यूक्रेन और रूस के युद्ध में अपनी दखलंदाजी को और उसकी सीमाओं को बांधने का प्रयास किया, तब ऐसा लगा कि सिर्फ बयान देने के लिए या राजनयिक मान्यताओं के तहत कुछ ऐसा करने के लिए भारत ने दोनों पक्षों अर्थात रूस और यूक्रेन से शांति के साथ वार्ता करने का आग्रह किया है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि 1 माह से अधिक बीत जाने के बाद, जबकि कीव में रूस की सेना नहीं दाखिल हो सकी है और प्रधानमंत्री के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में या पूरा रिज्यूम को चेंज करने की कोई भी कवायद व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति की, अभी तक सफल नहीं हो पाई है। और उस स्थिति में भी जब कीव से 25 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर, यूक्रेन के बुचा शहर में एक नरसंहार का मामला आता है, उस स्थिति में जब संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बड़ी कार्रवाई अमेरिकी लॉबी के तहत, अमेरिकी प्रोपेगेंडा के तहत रूस के खिलाफ की जा रही होती है, उस स्थिति में जबकि रूस और अमेरिका ने दोनों ने रेड कार्ड दिखाने की कोशिश की, दोनों ने राजनयिक दबाव बनाने की कोशिश की, तब भी भारत ने किसी भी तरह से वोटिंग में भाग नहीं लिया और दोनों देशों के दबाव में आए बगैर न सिर्फ वोटिंग में भाग लिया, बल्कि रूस को एक तरह से उस संस्था से निकाले जाने का विरोध करते हुए इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि किस तरीके से इस युद्ध को रोका जा सकता है। हम आपको बता दें कि फ्रांस और जर्मनी के साथ साथ नाटो के कई देश इस समय भारत के रुख और भारत के रणनीति के एक तरह से फॉलोअर बन चुके हैं और कोई भी वार्ता जिसमें इजराइल, टर्की और चीन अपने हितों के हिसाब से रूस की तरफदारी करते हुए इस युद्ध को रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं, उन सब की स्थिति को देखते हुए भी रूस सिर्फ भारत के दृष्टिकोण के साथ यूक्रेन के साथ वार्ता करने को राजी होने को तैयार है। ये खबर और ये बात अमेरिका सहित नाटो के तमाम देशों तक पहुंच चुकी है और इस बात की जानकारी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को लग चुकी है, उस विदेश मंत्रालय को जिसके तहत इमरान ने अपने आप को खुददार पसंद देश का प्रधानमंत्री साबित करने के लिए जैसे ही रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ उसके पहले उन्होंने रूस की यात्रा की। जैसा कि इमरान खान
हर एक राष्ट्रीय संबोधन में ये कह रहे हैं कि रूस की यात्रा अमेरिका को नागवार गुजरी, इसलिए अमेरिका में उनके खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत विपक्ष के 3 बड़े नेताओं को लामबंद किया गया और उनकी सरकार को गिराने के लिए एक रणनीति पर काम करने के लिए कहा गया। और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, जो कि राजनयिकों के माध्यम से कहा या कहलवाया गया और जिसको पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा मिनट्स के रूप में महफूज रखा है और उसी की चर्चा नेशनल असेंबली में कराना चाहते हैं इमरान खान, और उसके कारण से वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना करते हुए अंतिम समय तक वोटिंग रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इमरान को पता है कि वो अगर भारत का जिक्र नहीं करेंगे, भारत के स्वतंत्र विदेश नीति का जिक्र नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान की वो 50% यूथ जो इमरान के तहरीक इंसाफ पार्टी के या तो अघोषित रूप से सदस्य हैं या उसके फॉलोअर हैं, सोशल मीडिया के इस जमाने में आने वाले चुनाव में इमरान के साथ हो सकते हैं। उस यूथ को यह बताना है कि किस तरीके से भारत ने तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने स्वतंत्र विदेश नीति पर कदम आगे बढ़ाने का निश्चय किया और भारत लगातार सफल होता रहा। सवाल यह है कि इसके बावजूद भी इमरान खान ने उस कश्मीर नीति की चर्चा की, आरएसएस की आइडियोलॉजी की चर्चा की। इस चर्चा को अगर न करते तो संभव है कि इमरान खान के खिलाफ भारत से मिल जाने का आरोप लगाया जाता, वो आरोप जो इमरान खान राष्ट्र के संबोधन में बराबर नवाज शरीफ पर लगा रहे हैं। और वो उन्होंने बाकायदा इसका प्रमाण दिया कि जब देश के सामने मुश्किलें थी तब नेपाल में नवाज शरीफ भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ छिप छिप कर मिल रहे थे और एक सेफ पैसेज की मांग कर रहे थे। बड़ा सवाल है कि इमरान ने गाहे बगाहे या आप कहें कि ना चाहते हुए भी ये बताने की कोशिश करते रहे कि भारत पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस को आक्रामक तरीके से जवाब देना चाहता है, जवाब देने की तैयारी में है, लेकिन स्वतंत्र विदेश नीति और विदेश नीति के मानकों के हिसाब से वो बातचीत के जरिए और दबाव के जरिए पाकिस्तान को इस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है कि उसे एक दहशतगर्द देश के रूप में या देश के प्रधानमंत्री, देश के नागरिक या देश के रहनुमा के रूप में पाकिस्तान को जाना जाता है। पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री, हम आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के रिज्यूम में बाकायदा वहां से आधिकारिक बयान के तौर पर यह बातें कही गई। इमरान ने यह बताने की कोशिश की कि भारत के स्वतंत्र विदेश नीति का यह तकाजा है, उसका यह परिणाम है कि भारत आज जो चाहता है पूरी दुनिया के किसी भी ताकतवर देश से लॉबिंग के तहत पाकिस्तान के खिलाफ वो बातें कहलवा लेता है और उस तरह के कुछ सैंक्शंस भी लगवा लेता है। इमरान खान ने यह बताने की भी कोशिश की, हालांकि उन्होंने डायरेक्ट अर्थात प्रत्यक्ष तौर पर इसका जिक्र नहीं किया और अगर जिक्र करते तो वो फंस जाते। जी हां, चर्चा यह है कि जिस FATF के लिस्ट में अर्थात आतंकी और टेरर फंडिंग के मामले में पाकिस्तान को पूरी दुनिया कोस रही है, उसे निर्देशित कर रही है, यही नहीं पाकिस्तान को यह कहा जा रहा है कि अगर वो टेरर फंडिंग को नहीं रोकेगा और इस तरीके से आतंक की फैक्ट्री पर लगाम नहीं कसेगा तो FATF की ग्रे लिस्ट से वो बहुत जल्दी रेड लिस्ट में आ जाएगा। ग्रे लिस्ट से हटने के बाद पाकिस्तान पर कई आर्थिक पाबंदियां लग जाएंगी। भारत के स्वतंत्र विदेश नीति और राजनयिक प्रयासों का यह परिणाम है कि अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देश, यहां तक चीन भी ना चाहते हुए भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत जो कुछ भी करवाना चाहता है वो रोक नहीं पा रहा है। और इसीलिए इमरान खान को यह बताने की जरूरत पड़ी कि अगर पाकिस्तान भारत के बराबर एक स्वतंत्र विदेश नीति का संवाहक नहीं बनेगा, अपने देश के लोगों की चाहत के हिसाब से, उनके हितों के हिसाब से विदेश नीति का परिपालन नहीं करेगा, तो आने वाले समय में भारत उसको हर एक कदम पर इसी तरह से झुकाएगा और हो सकता है आने वाले समय में भारत इन्हीं कदमों के सहारे और इसी रणनीति से
जिस बात का 130 करोड़ की जनता की चाहत है उसको पूरा करने के लिए पीओके अर्थात पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर भी एक बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इमरान खान ने संकेत रूप में राष्ट्र के संबोधन में यह सब कुछ बताने की कोशिश की, उसका लब्बो लुआब यह है, जबकि हम यह समझ रहे हैं कि इमरान खान मुश्किल में सिर्फ भारत की तारीफ कर रहे हैं। भारत की तारीफ करके वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान उस रास्ते पर चलना चाहता था जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप के तमाम देश, गल्फ के वो कंट्रीज जो इस्लामिक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान के भाई हैं, वो भी भारत के राजनयिक प्रयासों के तहत जब पाकिस्तान को उनकी जरूरत पड़ती है वो भारत के साथ हो जाते हैं, पाकिस्तान का साथ छोड़ देते हैं। इमरान खान इसी बातों के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो एक साथ रूस और चीन, साथ ही साथ अमेरिका को साधना चाहते थे। यही नहीं, एक दहशतगर्द देश के रूप में पाकिस्तान न जाना जाए, इसके लिए वो आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करना चाहते थे, क्योंकि उनके हिसाब से पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के शासक और यहाँ के सुरक्षा बल और यहाँ के कानून के हिसाब से अगर पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री चल रही है तो उसको समाप्त करने की कवायद की जाए, न तो अमेरिका के इशारे पे या उसकी फटकार के बाद। और इसी कारण से उन्होंने बोला कि जिस तरीके से नवाज शरीफ और बेनजीर, माफ करिएगा, आसिफ अली जरदारी और उन तमाम हुक्मरानों के अंडर में जबकि वहां पर इनका प्रधानमंत्रित्व का कार्यकाल चल रहा था, तब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से अमेरिकन ड्रोन अटैक्स जो पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में बिना किसी इजाजत के किए जाते थे वो सब संभव हुए। इमरान खान ने यह बताने की कोशिश की कि अमेरिका के इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान के संप्रभुता पे चोट या आक्रमण को वो सह नहीं पा रहे थे, और भारत की रणनीति जो थी कि किसी तरीके से पाकिस्तान को बदनाम कर दिया जाए, उसमें भारत जो सफल हुआ वो उसकी स्वतंत्र विदेश नीति और अपने हितों के हिसाब से हर देश के साथ संबंध बनाने और बढ़ाने के कारण संभव हुई। और इसीलिए इमरान खान नेशनल असेंबली में बाकायदा इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। इसीलिए जब उनको लग गया कि अब उनकी सरकार जा रही है, उसके पहले राष्ट्र के संबोधन में उन्होंने भारत के 130 करोड़ आवाम और यहाँ के सरकार के बारे में यह कहा कि वो खुददार पसंद लोग हैं, जहां वो एक साथ दिमाग के और रणनीति के तहत पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के उन तमाम देशों को साधते हैं जो एक दूसरे के विरोधी हैं, और अपने हितों के हिसाब से भारत उनसे अपना फायदा भी ले लेता है और सैद्धांतिक तौर पर अपनी बात भी मनवा लेता है। यह भारत की ताकत है, और इस बात को जब पाकिस्तान का कोई मौजूदा प्रधानमंत्री कह रहा है तो इसके मायने अब कम से कम भारत के 130 करोड़ आवाम में उन लोगों को सोचना होगा जो विरोधी हैं, जो वितंडावाद के तहत इस तरीके की बातें करते हैं। जब भारत के विदेश नीति या आंतरिक रणनीति पर चर्चा करते करते वो ऐसी बातें करते हैं जिससे बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन की एक स्थिति आवाम के स्तर पर अर्थात राष्ट्र की भावधारा के स्तर पर बन जाया करती है। जब दुश्मन देश का कोई भी एक प्रधानमंत्री, हालांकि अब वो चंद घंटों के प्रधानमंत्री के रूप में वो एक मेहमान के तौर पर हैं, लेकिन जाते जाते बात सही निकल पड़ी, और जो बात निकली वो बहुत दूर तलक जाएगी, और वो ये है कि भारत की ताकत पर अब हम सबको भरोसा होना चाहिए, हमें आत्मविश्वास से लबरेज होना चाहिए, लेकिन आत्मविश्वास का स्तर सीमाओं के अंदर रहते हुए हमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हर एक मोड़ पर, हर एक मोर्चे पर इतनी मेहनत करनी चाहिए कि राष्ट्र की भावधारा यूं ही मजबूत होती रहे। शायद इमरान ये भूल गए कि आरएसएस की जिस आइडियोलॉजी पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, वही आरएसएस अपनी आइडियोलॉजी में वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। वहां धर्म की बात नहीं होती है, लेकिन राष्ट्र के साथ प्रेम करने का जो तरीका और गुण, आप कह सकते हैं, जो
जीवन धारा जीने के लिए प्रेरित किया जाता है, यह इमरान खान को पसंद नहीं आया। और ये उन लोगों को भी पसंद नहीं आ सकता जो भारत में रहते हुए भारत की खाते हैं, लेकिन भारत की इस भावधारा को जहां आज भारत पहुंचा है, हालांकि उसमें सिर्फ एक पार्टी या एक विचारधारा का योगदान है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हम आज़ादी के बाद, और जिस आज़ादी का जिक्र इमरान खान ने भी किया, हम आज़ादी के बाद निश्चित रूप से स्वतंत्र विदेश नीति गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका को अदा करते हुए आगे बढ़े थे। और आज बदली हुई परिस्थितियों में हम उसी भावधारा के साथ, उसी विचारधारा के साथ सैद्धांतिक तौर पर दो दुश्मन राष्ट्रों का सामना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और शायद इमरान खान ने इस बात का भी जिक्र किया और ये बताने की कोशिश की कि कैसे भारत अपने सिद्धांतों से समझौता न करते हुए दुश्मनों से भी दो चार हो रहा है, दुश्मनों से भी लोहा ले रहा है और दोस्तों की संख्या बढ़ाता जा रहा है। ये भारतीय राजनयिक मिशन और भारतीय राजनयिक या राजनयिक चातुर्य का एक बड़ा उदाहरण है, जो दुश्मन देश के प्रधानमंत्री ने मजबूरी में ही सही कह ही दिया। और ऐसे में उन कट्टरपंथियों को अब सोचना होगा, जो खाते तो भारत की हैं, रहते तो भारत की हैं, शान में एक गौरवपूर्ण जीवन जी रहे हैं, इस बात का भी उन्हें इल्म है, लेकिन भारत के खिलाफ छद्म और छिद्रान्वेषण करने का जब भी मौका आता है, वो या तो बोल पड़ते हैं या ऐसे कृत्य करते हैं जिससे देश की आन बान शान पर एक चोट लगती है। हालांकि उनके प्रयास सफल नहीं हो सकते, क्योंकि 130 करोड़ भारत की ये ताकत है, उसकी ये सोच है, राष्ट्र की एक भावधारा है। हम किसी के साथ दुश्मनी नहीं करेंगे, लेकिन अगर दुश्मन आंख उठाएगा तो उसको इस कदर जवाब देंगे कि वो आगे से कोई गलती करने की सोचेगा ही नहीं। जब राष्ट्र की भावधारा इस स्तर पर पहुंच जाती है और किसी भी तरीके की कोई बात या किसी भी, माफ करिएगा ये शब्द हमें यूज करना पड़ रहा है, लल्लो चप्पो में अगर भारत आ जाए तो हो सकता है कि जो कसीदे इमरान ने गढ़े हैं हम बहुत खुशफहमी में आ जाएं। इमरान ने ऐसे भारत के प्रेम नहीं दर्शाया है। भारत की ताकत से इमरान जिस तरीके से परेशान हुए हैं एक प्रधानमंत्री के रूप में, शायद मजबूरी में उन्हें भारत की तारीफ करनी पड़ी। और अब इस देश में रहने वाले हर, चाहे वो किसी धर्म के हों, जाति के हों, संप्रदाय के हों, भारत की भावधारा से छिद्रान्वेषण के माध्यम से अगर कुछ बात कह रहे हैं, यहां की बातों को दूसरे अंदाज में पेश कर रहे हैं, गरीबी गुर्बत जो अब भी भारत की एक बड़ी सच्चाई है, उस पर बिना पर्दा डालते हुए, बिना मतलब का उसको आगे बढ़ाते हैं, सिर्फ भारत की गरीबी दिखा करके, भारत के गुर्बत दिखा करके, यहां के लोगों की सोच को, यहां का आत्मविश्वास, उसको डगमगाने के लिए ढेर सारी बातें मीडिया के स्तर पर प्रोपोगेट की जाती हैं, लोगों के द्वारा कही जाती हैं। लेकिन इमरान खान ने जो बात कही, वो बात अब दूर तलक जानी तय है, क्योंकि इस राष्ट्र की जो भावधारा है वो सिर्फ एक भारत श्रेष्ठ भारत की है, जिसमें सभी धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग रहें, भावधारा के साथ जुड़ें और अपना विकास करते हुए राष्ट्र के विकास के साथ आगे बढ़ें। आरएसएस की आइडियोलॉजी यही है। शायद इमरान खान तक अगर ये संदेश जाए तो उनको ये समझ लेना चाहिए। इसलिए देश, आवाम या राष्ट्र की भावधारा आरएसएस की आइडियोलॉजी को भी सलाम करती है और साथ ही साथ राष्ट्र के मूल्यों, सिद्धांतों और संविधान में उल्लिखित बातों के साथ आगे बढ़ते हुए ये देश हर एक के साथ बराबरी का, भाईचारे का व्यवहार करेगा। ये तय है, क्योंकि हम उन सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं जिसमें चीन जैसे देश के साथ भी हम भाईचारा कायम करना चाहते हैं। लेकिन अगर दुश्मनी कोई निभाएगा तो राजनयिक रूप से लेकर सैन्य ताकत के बल पर हम उसको न सिर्फ जवाब देंगे बल्कि सोचने पे मजबूर कर देंगे कि आखिर में भारत के खिलाफ उसने ये कदम उठाने की कोशिश क्यों की। और यही वो कुछ चर्चा इमरान खान नेशनल असेंबली में करना चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी के लिहाज से भारत का जिक्र करते हुए वो बताने की कोशिश करना चाहते हैं कि किस तरीके से अमेरिका जैसे देश के प्रभाव में आकर
पाकिस्तान की स्थिति एक गुलाम जैसे देश की हो गई है, जो आने वाले समय में भारत जैसा ताकतवर देश उसका फायदा उठा सकता है। जी हां, इमरान खान के भारत के तारीफ के पीछे की ये रणनीति है और नेशनल असेंबली में वो यही चर्चा करा करके इस्तीफे की एक कवायद कर सकते हैं और उसके बाद उन्हें पता है कि 90 दिनों के भीतर अगर चुनाव होगा तो उन्हें आने वाले समय में पाकिस्तान की अपेक्षाकृत युवा जनता हाथों हाथ उठा लेगी और भारी और बड़े बहुमत के साथ उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री के लिए चुनेगी। और इसी कवायद में मजबूरी में ही सही इमरान ने भारत की तारीफ में ढेर सारे कसीदे गढ़े। और क्या कुछ कहेंगे भारत के पक्ष में या भारत के खिलाफ, हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आपको इसके लिए देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहां खबरों और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।